हम अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर पर एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी की इस श्रृंखला में हम क्लास 6 की बुक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 6 की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, सौर मंडल में पृथ्वी। तो हम जानते हैं सबसे पहले लेसन के टाइटल सौर मंडल में पृथ्वी में सौर मंडल का क्या मतलब है। सौर मंडल को हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। अब सौर परिवार या सौर मंडल क्या है? सौर परिवार में सूर्य के अलावा 8 ग्रह, कुछ उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं। इन सभी से मिलकर बनता है सौर परिवार या सौर मंडल, जिसे इंग्लिश में हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन सौर मंडल में पृथ्वी को। सूर्यास्त के बाद आप आसमान में बहुत सारी चमकदार वस्तुओं को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये जो टिमटिमाती हुई वस्तुएं हैं ये अक्सर तारे होती हैं और इनके साथ बहुत सारी दूसरी वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती है जो टिमटिमाती नहीं। और इन्हीं ना टिमटिमाने वाली वस्तुओं में से और चमकने वाली वस्तुओं में से एक है चंद्रमा। ये जो चंद्रमा है ये आप देखेंगे कि हर रात्रि में आसमान में अलग अलग स्थिति में दिखाई देता है, और जिस रात्रि को ये पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है, उसे हम पूर्ण चंद्रमा की रात्रि या फिर पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि या पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, जिसे हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस पूर्णिमा के 15 दिन के बाद अमावस्या आती है और इस अमावस्या की रात्रि को हम नए चंद्रमा की रात्रि के नाम से भी जानते हैं, जिसमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। और यदि इस रात्रि में अमावस्या को आसमान साफ हो तो आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, क्योंकि आसमान पूरी तरह से साफ होता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा और इन सब छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिन के समय में जो सूर्य है उसका प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है, जिसके वजह से रात्रि में दिखाई देने वाली जो चमकदार वस्तुएं हैं जैसे कि तारे या चंद्रमा, वो हमें आसमान में दिन में नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, जैसे कि तारे, ग्रह, चंद्रमा और दूसरे आकाशीय पिंड। ये सभी क्या है? खगोलीय पिंड होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार वाले और बहुत गर्म होते हैं। ये जो बड़े आकार वाले या गर्म होते हैं ये गैसों से बने होते हैं, और ये जैसा कि ये बहुत गर्म होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। कौन से खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास अपना ताप और अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और ये जो ऐसे तारे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है, ये इस ऊष्मा को और प्रकाश को उत्सर्जित करते रहते हैं, यानी कि बाहर निकालते रहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। जैसा कि सूर्य भी एक तारा ही है, तो आप रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो देखते हैं वो भी सूर्य के समान ही हैं। लेकिन ये जो तारे हैं ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से हम इनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों छोटे दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, और जो वस्तुएं हमसे बहुत दूर होती है उनका आकार छोटा प्रतीत होता है। उनसे उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा और प्रकाश भी बहुत कम मात्रा में हम तक पहुंच पाता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। हवाई जहाज का जो नॉर्मल साइज़ है उससे वो बहुत छोटा दिखाई देता है जब वो बहुत ऊंचाई पर होता है, क्योंकि उससे हमारी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। जब कई तारे मिलकर, विभिन्न समूह तारों के मिलकर, कई तारे या तारों के कई समूह आपस में मिलकर एक आकृति बनाते हैं, तो उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल का नाम है। और जो सप्तऋषि
नक्षत्र मंडल है वो इसी अर्सा मेजर का एक भाग है। और जो सप्त ऋषि है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, 7 ऋषि, यानी कि ये 7 तारों का एक समूह है। और ये किस तरह की आकृति बनाता है, देखिए क्वेश्चन मार्क की तरह से। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। आज के टाइम पर हमारे पास बहुत सारे नेविगेशन टूल्स हैं, बहुत सारे दिक्सूचक यंत्र हम कहेंगे हैं, जिनकी हेल्प से दिशाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन प्राचीन टाइम पर लोग दिशाओं के बारे में जानने के लिए तारों की सहायता लेते थे। और जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए जब हम ध्रुव तारे को देखते हैं आसमान में तो हमें पता चल जाता है कि ये उत्तर दिशा है, क्योंकि वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा को पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है, यानी कि उत्तर दिशा में। और चित्र में आप देख सकते हैं कि सप्तऋषि तारा मंडल की जो लाइन है, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है तो वह वहाँ पर क्या है, ध्रुव तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश, अभी हमने पढ़ा कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है वो क्या करते हैं, इस प्रकाश और ऊष्मा को उत्सर्जित करते रहते हैं, जैसे कि तारे। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे खगोलीय पिंड भी हैं जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो इनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती तो ये कैसे दिखाई देते हैं और कैसे चमकते हैं, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जब तारों का प्रकाश पड़ता है तो ये दिखाई देने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहा जाता है। ग्रह को इंग्लिश में हम प्लैनेट कहते हैं। और ये जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज के प्लैनेटाई शब्द से लिया गया है। प्लैनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। जो ग्रह है वो क्या है, परिभ्रमक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्लैनेट पड़ गया। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। यह अपने संपूर्ण, और जो हमें ये तो पता ही है कि पृथ्वी एक ग्रह है, और हम सब ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी प्रकाश और ऊष्मा है वो कहाँ से प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। मतलब हमने रीड किया पिछले पेज पर कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो ये जो सूर्य है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला तारा है, सबसे पास वाला तारा है। और जो पृथ्वी से सबसे दूर वाला तारा है, पृथ्वी को यदि बहुत दूर से देखा जाए तो वो चंद्रमा के समान चमकती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। क्या लिखा गया है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने होते हैं। ये असंख्य छोटे छोटे पिंडों से। अब इसके बाद हम इस फिगर की हेल्प से, इस इमेज की हेल्प से देख सकते हैं कि सौर मंडल क्या कैसा है और इसमें कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। देखिए सबसे सेंटर में सूर्य को शो किया गया है। उसके बाद जो सूर्य के सबसे पास ग्रह है वो है मरकरी यानी कि बुध, फिर शुक्र, उसके बाद 3rd नंबर पर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल और फिर बृहस्पति। यहाँ मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। ये ऐसे चट्टानों से बने हुए पिंड होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में सौरमंडल में विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र यानी कि छोटे, तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रहों से छोटे होते हैं। ग्रह कौन से हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, इन सभी से क्या है, ये छोटे हैं, इसीलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा गया है। और ये कहाँ होते हैं, सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में होते हैं ये। तो बृहस्पति के बाद शनि, यूरेनस और लास्ट नंबर पर नेपच्यून ग्रह है। यानी कि टोटल 8 जो ग्रह हैं वो सौर मंडल के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब आगे हमें बताया गया है कि जो बुध है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है और अपने अक्ष पर 99 डेज का। शुक्र 255 डेज का समय लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। इसी तरह से पृथ्वी 365 दिन का समय सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में और अपने अक्ष पर परिक्रमा करने में 1 दिन का समय लेती है। यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर
पूरा एक चक्कर लगाती है तब एक दिन बनता है, और जब वो सूरज के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाती है तब एक साल यानी कि एक वर्ष या एक ईयर बनता है। ठीक है, इसी तरह से मंगल 687 दिन का समय लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, और अपने अक्ष पर घूमने में ये भी पृथ्वी की तरह से ही एक दिन का समय लेता है। बृहस्पति 11 साल 11 महीने और लगभग हम कह सकते हैं कि 12 साल का समय लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। शनि का जो सूर्य के चारों ओर घूमने का समय है वो 29 साल से भी अधिक है। यूरेनस जो है वो 84 डेज में अपने अक्ष पर 17 घंटे में चक्कर लगाता है। इसी तरह से अगर नेपच्यून की बात की जाए तो ये 164 डेज का टाइम लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है वो उतना ही ज़्यादा समय लेता है उसके चारों ओर चक्कर लगाने में, बिकॉज़ ये एक नॉर्मल सी बात है कि इनको ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये ज़्यादा दूर हैं, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। अब हमने ग्रहों को रीड किया, क्षुद्र ग्रहों को रीड किया। अब ग्रहों को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से हैं? जो सूरज के ज़्यादा पास है, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों क्या हैं? सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है, तो इन्हें आंतरिक ग्रह कहा गया है। और ये आंतरिक ग्रह जो हैं ये चट्टानों से बने हुए हैं। इसके विपरीत क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाद जितने भी ग्रह हैं उनकी डिस्टेंस सूरज से बढ़ती जाती है, तो इन्हें सूर्य के बाह्य ग्रह कहा गया है। ऐसे ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं और इनके आकार भी बहुत बड़े हैं, तो ये क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। आगे कहा गया है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह एक ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? एक ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी अन्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए इसे उपग्रह कहा गया है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो सौरमंडल के 7 अन्य 8 ग्रह हैं वो सभी सूरज से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा यानी कि अपने उपग्रह भी हैं। सूरज जो है वो क्या है? वो सौरमंडल का सबसे प्रधान ग्रह है। सौरमंडल, अब सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह। 8 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे कि हमने अभी पिछले पेज की इमेज से पढ़ा था। वो सभी 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह कहाँ थे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। और उल्का पिंड, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल को हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि सौर मंडल सौर परिवार है और सूर्य इसका एक मुख्य ग्रह है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। सौर मंडल को इंग्लिश में हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सौर मंडल का जो सबसे मुख्य ग्रह है वो सूर्य है, तो हम सूर्य को रीड करते हैं यहाँ पर। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, और जो सूर्य है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसका व्यास लगभग 13,10,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 101 गुना अधिक है। आगे क्या कहा गया है कि यह बहुत बड़ा है। अभी हमने पढ़ा कि ये कितना बड़ा है? ये पृथ्वी से 101 गुना अधिक व्यास वाला है, और ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। क्या बना है अत्यधिक गर्म गैसों से? सूर्य। तो कौन सी गैसों से बना है सूर्य? सूर्य बना है हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से। ठीक है, तो ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना है जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल से बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी को प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही मिलता है। लेकिन हम इसकी तेज ऊष्मा को इसलिए महसूस नहीं करते
ज़्यादा महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बाद भी ये हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो कौन है? सूर्य है। लेकिन फिर भी इसकी जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो 15 करोड़ किलोमीटर है, तो बाकी तारे इससे भी ज़्यादा दूर हैं। तो इसी इतनी डिस्टेंस की वजह से ही हम क्या कह सकते हैं कि जो सूरज है उसकी ऊष्मा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 ईस्वी तक इस सौरमंडल में 9 ग्रह होते थे। अब कितने हैं? 8। पहले कितने होते थे? 9। ये 9वां ग्रह था प्लूटो, जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह था। 2006 ईस्वी में IAU यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, इस अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ग्रहों की एक नई परिभाषा दी, और इन्होंने बताया कि जो नई परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग प्लूटो को ग्रह नहीं माना जा सकता है। इस वजह से अब सौर मंडल में जैसा कि प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 रह गई। तो ग्रहों की कितनी संख्या रह जाती है? 8 रह जाती है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे नीचे लिखी गई लाइन माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स की हेल्प से लर्न किया जा सकता है, जहां M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस और N से नेपच्यून है। इस तरह से इनके सीक्वेंस को इनके बढ़ते हुए आकार के फॉर्म में या डिस्टेंस से के अकॉर्डिंग लर्न किया जा सकता है। सौर मंडल के ये सारे 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमने देखा डायग्राम में कि किस तरह से जो सारे 8 ग्रह हैं सौर मंडल के, वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये जो जिस रास्ते में चक्कर लगाते हैं वो रास्ता गोल फॉर्म में यानी कि दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में बना हुआ है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध ग्रह को केवल 88 दिन लगते हैं, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। बुध ग्रह को सूर्य की कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। इसका कारण है कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज़्यादा पास है। और आगे देखिए क्या लिखा गया है कि अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी सीरस और प्लूटो दोनों बोने ग्रह कहे गए हैं, ना कि ग्रह कहे गए हैं। अभी नहीं किन में रखा गया? बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया और ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 प्रकाश मिनट लगते हैं। अब हमारी डिस्कशन के लिए नेक्स्ट जो ग्रह है वह है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मीन्स यह सूर्य से सबसे निकटतम ग्रहों में तीसरा है। सबसे ज़्यादा पास है बुध, उसके बाद है शुक्र, और शुक्र के बाद जो ग्रह है वो है पृथ्वी। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में? बृहस्पति। और ये कौन से नंबर पे है विशालतम में? 5वें नंबर पर। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये क्या है? चपटी है। यही कारण है कि इस आकार को भू-आब कहा जाता है। और भू-आब कहा जाता है इस आकार को, किस चीज़ के आकार को? पृथ्वी के आकार को, जिसका मतलब है पृथ्वी के जैसा आकार। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, या पृथ्वी पर ही व्यक्ति क्यों रहते हैं, पृथ्वी पर ही मनुष्य क्यों रहते हैं, या जीव जंतु प्राणी क्यों रहते हैं पृथ्वी पर। क्योंकि सभी अनुकूल परिस्थितियाँ जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं वो केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन आदि भी मौजूद है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह के ऊपर 2/3 भाग के ऊपर पानी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा गया है। इसके अलावा पृथ्वी पर उचित तापमान, पानी, मिट्टी और खनिज लवण और सही वातावरण, इसके अलावा ओजोन परत भी पाई जाती है जो इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा की। क्या लिखा गया है यहाँ पर? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो कौन है? चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब पृथ्वी की जो गोलाई है उसका चौथा भाग जितना चंद्रमा का व्यास है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा पास में है। यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य कितनी दूर था पृथ्वी से? ये था 15 करोड़ किलोमीटर दूर। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा चांद के बारे में, ये कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर, यानी कि सूर्य पृथ्वी से ज़्यादा दूर है बजाय कि चांद के। अब हम रीड करते हैं कि उपग्रह क्या होता है। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून करते हैं। लेकिन उपग्रह क्या है? उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो ऐसे उपग्रह जैसे कि चंद्रमा जो अपने आप ही प्रकृति के अंदर विद्यमान है उन्हें तो हम कहते हैं प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन कुछ उपग्रह हैं जो कि मनुष्य खुद बनाता है जिन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? कृत्रिम उपग्रह, जैसे कि इनसेट, IRS, एडुसिट, ये सभी वैज्ञानिकों ने बनाए हैं और भारतीय उपग्रह हैं। तो वैज्ञानिकों ने जैसा कि इनका निर्माण किया है तो ये कृत्रिम उपग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। ये चक्कर ये 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष का भी एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ पाई जाती है जो जीवन के लिए अनुकूल है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि कि इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को हम देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षुद्र ग्रह, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डायग्राम को रीड किया था। तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इन क्षुद्र ग्रहों को एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स भी कहा जाता है। और ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं ये सौर मंडल में घूमते रहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत समय पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और जैसा कि हमें पता है ये चट्टानीय पिंड होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, जैसे कि अन्य ग्रह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने जैसे प्रतीत होते हैं। और जब ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तो इस प्रक्रिया के दौरान जब वो पृथ्वी पर गिर रहे हैं, वायुमंडल में पहुंचते हैं, तो वहाँ वायुमंडल में घर्षण होने के कारण कभी कभी ये गर्म होकर जल भी जाते हैं। और जब ये गर्म होकर जलते हैं तो एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी तो कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी क्या है, पूरी तरह से जल जाते हैं वायुमंडल में आकर और वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, और कभी कभी बिना जले धरती पर गिर जाते हैं। जब वो
आसमान में आपस में घर्षण करके चमक उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम उल्का कहते हैं। इसे हम टूटते तारे भी कह सकते हैं। लेकिन जब ये टूट कर धरती पर गिर जाते हैं और क्या करते हैं, धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन टूटे हुए भागों को उल्का पिंड यानी कि उल्का के टूटे हुए अवशेष कहा जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को देखा है, या ऐसे चमकदार रास्ते को देखा है, मतलब एक सफ़ेद सी लंबी पट्टी को देखा है? तो वो क्या है, ये आकाश गंगा है, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। आकाश गंगा लाखों तारों का समूह होती है। आकाश गंगा को क्षीर मार्ग यानी कि दूध की नदी भी कहा जाता है, या फिर आकाश गंगा को गैलेक्सी भी कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो आकाश गंगा है वो बहुत ही चमकदार और सफ़ेद रंग की एक बहुत बड़ी पट्टी होती है। तो ये इसकी कल्पना किस चीज़ से की गई, आकाश में बहती हुई रोशनी की, प्रकाश की एक नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम पड़ा आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब बहुत सारे तारों से मिलकर, बहुत सारे तारों से, बहुत सारी गैसों से मिलकर क्या बनती है, एक आकाश गंगा बनती है। और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल स्थित है उसका नाम है गैलेक्सी, और ये आकृति में स्पाइरल है। जो हमारी आकाश गंगा है वो आकृति में कैसी है, स्पाइरल है। ठीक है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में लगे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये था आपका फर्स्ट लेसन फ्रॉम 6th क्लास ज्योग्राफी, सौर मंडल में हमारी पृथ्वी।